तो वेलकम टू लॉ सुनो। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धाराएं 35 से 62 तक को कवर करेंगे। 35 से 62 तक धाराओं को कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 5 जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में। आज ये सभी चीजें हम जानेंगे कि पूरी प्रक्रियाओं का विवरण देखेंगे। इसे न्याय संगत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में न्याय बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया। आपको क्या लगता है गिरफ्तारी का मतलब क्या है? इस सवाल के उत्तर में कानूनी प्रक्रिया की गहरी समझ आवश्यक है, जो हमारे आज के विषय का मूल आधार भी है। तो सब समझते हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी क्या है, अरेस्ट क्या है, तो देखते हैं। गिरफ्तारी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पुलिस कस्टडी में लेना। बिल्कुल आसानी से इसको समझेंगे कि गिरफ्तारी का क्या अर्थ है। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पुलिस कस्टडी में लेना, ये गिरफ्तारी है। अच्छा, अब गिरफ्तारी के दो प्रकार हैं। अरेस्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट, एक होता है विद वारंट। देख, वारंट के साथ मतलब मजिस्ट्रेट के आदेश से, मतलब बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं होगी। और एक होता है वारंट के बिना, जो विशेष मामलों, गंभीर मामलों में ज्यादातर। उदाहरण, यदि कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, ना कि पहले अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाएगी। पुलिस वारंट बिना गिरफ्तारी क्यों कर सकती है? यह सवाल प्रक्रिया की गहराई को समझने में मदद करता। अब सबसे पहले हम सेक्शंस पर आते हैं। तो धारा सेक्शन 35(a) जो कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, संज्ञात्मक अपराध। अगर पुलिस संज्ञात्मक अपराध को देखे, कॉग्निजेबल ऑफेंस को अपने सामने होते देखे, तो बिना वारंट तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। अब संज्ञात्मक अपराध कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल मतलब थोड़ा गंभीर नेचर के, चोरी, हत्या, मारपीट। तो ऐसे केस में तुरंत पुलिस गिरफ्तार करेगी, ना कि पहले कोर्ट जाएगी, परमिशन लेकर आएगी। जैसे पुलिस अधिकारी ने डकैती करते व्यक्ति को देखते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस की विशेषताएं क्या बनाती हैं इसे अलग, यह समझना भी महत्वपूर्ण है, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। अब समझते हैं धारा 35(1) सेक्शन 35(1) खाक। शिकायत या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी जब होती है, किसी भाई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या सस्पिशन है किसी को लेकर, तो इसमें गिरफ्तारी की शर्तें क्या है? संज्ञात्मक अपराध की शिकायत, सूचना या संदेह जिसमें सजा 7 वर्ष तक की जेल की हो, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता लगनी चाहिए ताकि अपराध को रोका जा सके। भाई ऐसा पुलिस को लगे कि अगर रोका नहीं गया तो ये आगे और भी कोई अपराध कर सकता है। ठीक से जांच हो सके, सबूत बचाए जाएं, कि ऐसा ना लगे कि ये अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, है ना, विटनेस को धमकाएगा, गवाहों को प्रभावित होने से रोका जाए, अदालत में पेशी सुनिश्चित हो। ऐसा तो नहीं कि भाग जाए, अदालत में पेशी के टाइम पे उपलब्धि ना हो। गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रिकॉर्डिंग, गिरफ्तारी के कारणों का स्पष्ट रिकॉर्डिंग आवश्यक होता है। भाई आखिर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुलिस मनमाने तरीके से तो किसी को गिरफ्तार कर नहीं लेगी, इसकी आपको स्पष्ट रिकॉर्डिंग आवश्यक होती है कि आखिर क्यों किया। अनुमानित चोरी की योजना की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। भाई पता चला कि ऐसा ऐसा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो गिरोह, मान लीजिए कोई चोरी या डकैती करने जा रहा है, तो पुलिस इसका वेट थोड़ी करेगी कि पहले ये चोरी कर ले फिर गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसे केस में क्या है, अनुमानित चोरी की योजना की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। तो गिरफ्तारी के कारण रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, आप समझें इस चीज को। यह निवारक और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। अच्छा, सेक्शन 35(1) खा गिरफ्तारी से कैसे बचाव की बात भी करता। देखें, यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो, अगर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस संबंधित कारणों का रिकॉर्ड बनाती है। क्यों नहीं है? देखिए, गिरफ्तारी करने के कारण भी लिखने होते हैं और गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है इसका कारण भी लिखना होता है। उदाहरण, हल्की चोरी का संदेह सहयोग करता है और उसे नोटिस जारी किया जाता है, तो ऐसे केस में उसको गिरफ्तारी नहीं की जाए जा सकती। सुरक्षा, यह व्यवस्था व्यक्तियों को गैर जरूरी गिरफ्तारी से बचाती है। भाई जहां गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है वहां भी पुलिस अगर गिरफ्तार करने लगेगी तो ये तो मनमाना बिहेवियर हो गया और उसकी स्वतंत्रता को संरक्षित रखती है। भाई किसी पर अगर हल्का सा भी शक है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती ना। गिरफ्तारी टालने के उपाय कैसे लोगों की सुरक्षा करते हैं, यह सवाल सोचने योग्य है। अब समझते हैं सेक्शन 35(1) गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तारी।
नियम क्या है इसका कि यदि 7 वर्ष से अधिक जेल या मृत्युदंड वाले अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, मतलब इसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होगा। इसकी शर्तें समझते हैं। मुकाबले योग्य जानकारी और अपराधी के दोष में विश्वास, मतलब यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो। हत्या के संदिग्ध की सूचना पर पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तारी कर ली। मान लीजिए पता चला कहीं हत्या हुई है तो इसका जो संदिग्ध होगा उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गंभीर अपराधों में क्यों तेज कार्रवाई की आवश्यकता होती है? अब आप खुद से समझें कि गंभीर अपराधों में क्यों तेज कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जवाब में सुरक्षा और न्याय के तत्व शामिल हैं। अब समझे, धारा 35(1) घा से झा, सेक्शन 35(1) घा से झा अन्य गिरफ्तारी के आधार बताए गए हैं। गिरफ्तारी के अन्यथा प्रचारित अपराधी हो, और मतलब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात कर रहा है। चोरी का संदिग्ध सामान, अगर ऐसी सूचना मिली हो कि इस व्यक्ति के पास फलाने जगह चोरी हुई और उसका सामान इसके पास है, पुलिस का विरोध या भागना, मान लीजिए पुलिस के काम में कोई दखल अंदाजी ज्यादा करे या सहयोग ना करे, सैनिक उपद्रव, कोई सेना से भगोड़ा हो, भारत में दंडनीय अपराध करने वाले को गिरफ्तार करना, विदेशों में अगर अपराध किया है, अपराधी कानूनी निर्देशों का उल्लंघन, अन्य पुलिस अधिकारी से मांग पर गिरफ्तार, चोरी के आभूषण के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उदाहरण के लिए। ऐसे विभिन्न आधारों पर गिरफ्तारी की अनुमति क्यों जरूरी है, यह कानून की व्यापकता का संकेत है। अब समझेंगे धारा सेक्शन 35 का 2 से लेकर 6 तक, जो कहता है नॉन कॉग्निजेबल अपराधों में गिरफ्तार, गैर संज्ञात, नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, इसका नियम क्या है? गैर संज्ञात्मक अपराधों के लिए बिना मजिस्ट्रेट के वारंट गिरफ्तारी नहीं होती है। इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट का वारंट लगता है। प्रक्रिया क्या है? पहले नोटिस जारी किया जाता है और व्यक्ति को उपस्थित होना होता है। अगर व्यक्ति अनुपालन नहीं करता या पहचान देने से इनकार करता तो गिरफ्तारी की जा सकती। उदाहरण, एक छोटे विवाद के लिए पुलिस ने किसी को नोटिस जारी किया कि फलाना तारीख को आपको यहाँ पेश होना है। अब मान लीजिए वो नोटिस में दी गई शर्तों का पालन न करे, तब तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मामूली अपराधों के लिए गिरफ्तारी सीमित क्यों है? अब आप ही सोचिए, छोटे मोटे मामलों के लिए भी अगर पुलिस गिरफ्तार करने लगे तो बर्डन कितना बढ़ जाएगा। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया की सामंजस्यता के लिए आवश्यक है। भाई ऐसे गिरफ्तारी हुई तो भाई आपका फंडामेंटल राइट भी तो वायलेट हो रहा है। संक्षेप अब समझते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया न्याय संगत और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अपराध की गंभीरता और परिस्थिति के अनुसार पद्धति अलग होनी चाहिए। भाई गंभीर अपराध भी होते हैं, छोटे मोटे अपराध भी होते हैं, तो हर परिस्थिति के लिए गिरफ्तारी की पद्धति अलग है। पुलिस को गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करने होते हैं। अब समझे, कानून के छात्रों, पुलिस अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए इन नियमों की गहन समझ आवश्यक है। उन्हें सही तरीके से लागू करने के लिए प्रशिक्षण और सतत यत्न जरूरी है। गिरफ्तारी के विविध पहलुओं का ध्यान रखते हुए हम न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित कर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 7। भाई संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा, वल्नरेबल पर्सन्स की सुरक्षा। नियम क्या है कि यदि अपराध की सजा 3 वर्ष से कम है, यदि अपराध की सजा 3 वर्ष से कम है और व्यक्ति बुजुर्ग या दुर्बल है, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र का है, तो बिना वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। समझे कैसे? एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक मामूली मामले के लिए नोटिस दिया गया जिसके तहत गिरफ्तारी से बचाव होता, तो ये नहीं कि अब सीधे उठा कर ले आए, पहले उसको नोटिस दे दिया। अगर गिरफ्तारी करनी भी है तो वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति आवश्यक। क्वेश्चन आपसे है कि संवेदनशील व्यक्तियों की रक्षा क्यों आवश्यक है? अब आप ही बताएं क्यों आवश्यक। धारा 36 पर आते हैं, सेक्शन 35 कंप्लीट। सेक्शन 35 में सिर्फ यही महत्वपूर्ण चीजें थी। सेक्शन 36 पर आते हैं, गिरफ्तारी की प्रक्रिया को समझेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा। मतलब ये बात कर रहा है अरेस्ट प्रोसीजर। सबसे पहले पहचान पत्र पहनना। जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गया है उसको उसका नाम, पहचान प्रदर्शित करनी होती है जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो। गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षरित एवं गवाहों द्वारा संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया जाता है। अरेस्ट मेमो की बात हो रही है। संबंधित को सूचना करने का अधिकार।
ना। गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह अपने किसी निकट रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दे सके। भाई बनी बात, डिफेंस तो तैयार करेगा ही आदमी। अब देखें सेक्शन 37 में गिरफ्तारी की पारदर्शिता को समझेंगे। 36 कंप्लीट हुआ, अरेस्ट प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने गया है, सबसे पहले अपना आईडी कार्ड पहना होगा। अगर आपको गिरफ्तार किया है तो अरेस्ट मेमो इसमें सब बताया जाएगा, डेट, प्लेस, किन किन धाराओं में आपको अरेस्ट करा जा रहा है, कारण वगैरह। और आपका ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को दे सके। अब सेक्शन 37 समझेंगे, गिरफ्तारी की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात कर रहा है। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर गिरफ्तारी के विवरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। जिन जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है। गिरफ्तारी की जानकारी थाने और जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। ऐसा नहीं ना कि किसी को भी डिटेन करके रख लिया जाए, पता ही नहीं चले। तो गिरफ्तारी की जानकारी संबंधित थाने, जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। सेक्शन 38 को समझेंगे, अभियोजक से संपर्क, अभियोजक से मिलने का अधिकार। समझे, गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान मतलब इंटेरोगेशन, अपने वकील से मिलने की अनुमति होती है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 38 में। यदि आपको कभी गलती से कोई गिरफ्तार कर ले थाने में, आप कहिएगा कि सेक्शन 38 ऑफ BNSS मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने वकील से मिल सकूं। यह अधिकार गिरफ्तारी के दौरान रक्षा तैयार करना, भाई डिफेंस तैयार करेंगे, और अनुचित दमन से बचने में सहायक होता है। अब देखेंगे सेक्शन 39। सेक्शन 39 को समझेंगे। सेक्शन 39 कहता है गैर गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी। गैर गंभीर, ये नॉन सीरियस नेचर के होंगे। तो यदि व्यक्ति नाम या पते के बारे में झूठ बोलता है या इनकार कर, तो गिरफ्तारी संभव है। कोऑपरेट करोगे नहीं तो कोऑपरेट करवाना पड़ेगा। पहचान सत्यापन के बाद बेल पर रिहाई, बेल लेंगे तो रिहाई मिलेगी। आइडेंटिटी एक बार आपकी वेरीफाई हो गई, उसके बाद आपको रिहाई दे दी जाएगी। 24 घंटे में पहचान पुष्ट न होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश। तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है। पहचान प्रमाण दिखाने के बाद व्यक्ति रिहा किया जाता है, ये समझेंगे। और पहचान सत्यापन की आवश्यकता क्यों होता है ये मान लीजिए दो नाम के एक ही मोहल्ले में दो लोग हैं, पता चला उस किसी और के चक्कर में आपको उठा लिया या आपके चक्कर में कोई और उठ गया, तो पहचान सत्यापन की आवश्यकता तो है। अब सेक्शन 40 को समझेंगे। निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी को समझेंगे। किसी एक निजी व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन के द्वारा अगर किसी को डिटेन कर लिया जाए तो गंभीर अपराध के मामले में निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी संभव है और उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस के हवाले करना अनिवार्य है। मान लीजिए आपने देखा एक व्यक्ति किसी का मर्डर करके भाग रहा है, तो आप में हीरोगिरी छा गई, आपने रोक लिया, पकड़ के रख लिया उसको, आपने आखिर उसको क्या गिरफ्तारी ना की है। तो लेकिन अब रूल क्या कहता है कि 6 घंटे के अंदर, विद इन 6 आवर्स, आपको उसे पुलिस के हवाले करना होगा। अब ये नहीं कि आपने मर्डर होते देखा, अब आप ही ने उसको रख के लात घूंसे देना चालू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। पुलिस आरोपों की जांच करती है। सबसे पहले क्या करेगी पुलिस? आरोपों की जांच करेगी। अपराध ना पाए जाने पर व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या नागरिकों को गिरफ्तारी का अधिकार देना उचित है? तो आप बताएं। सही बात है, उचित तो है। अब अपने सामने कोई मर्डर होते देखेगा तो पहले इंतजार तो करेगा नहीं कि पुलिस को बुलाएं, क्योंकि मालूम है सभी को पुलिस कब आती है, जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है। सेक्शन 41 को समझेंगे। मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में अपराधों के लिए सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं। भाई हर मजिस्ट्रेट का एक जुडिशियल जुरिडिक्शन होता है, तो वो अपने जुरिडिक्शन में गिरफ्तारी कर सकते हैं या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। तो देखिए, मजिस्ट्रेट एक कोर्ट बवाल में गिरफ्तारी के माध्यम से शांति स्थापित करते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट में हंगामा कर रहा है, बवाल मचा रहा है, तो मजिस्ट्रेट ने सीधे आदेश दे दिया पुलिस को, इसे गिरफ्तार किया जाए। अब मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी का अधिकार क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन आप खुद से सोचें, क्यों दिया जाता है, समझेंगे। सेक्शन 42 क्या कहता है? सेक्शन 42 कहता है सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी। फौज या सशस्त्र बलों के सदस्य की आधिकारिक कर्तव्य के दौरान गिरफ्तारी केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही हो सकती है। किसी भी फौजी या
जितने भी सशस्त्र बल है इनके फौजी भाइयों की, इसके जो भी लोग हैं इनकी आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, और इनकी गिरफ्तारी कब होगी ड्यूटी के टाइम पे, जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अनुमति नहीं ले लेते। यह नियम सार्वजनिक व्यवस्था बलों तक भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण समझेंगे, ड्यूटी पर तैनात सैनिक को यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। सैनिकों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, अब क्वेश्चन आप ये सोचें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सेक्शन 43 से 53 तक गिरफ्तारी और जांच के कानूनी प्रावधान। सेक्शन 43 से 53 तक इस बात की चर्चा की गई है, गिरफ्तारी और जांच के कानूनी प्रावधान की चर्चा की गई है। तो समझेंगे सेक्शन 43 से 53 तक के महत्वपूर्ण कानूनी नियमों को समझने के लिए गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की प्रक्रिया समझेंगे। पुलिस की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगा, तलाशी, सूचना देना, चिकित्सा परीक्षा जैसे आवश्यक प्रावधान शामिल है। ये पूरा अरेस्ट प्रोसीजर में आ रहा है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह जानना जरूरी है कि कानूनी दायरे में रहते हुए कैसे अधिकारों और कर्तव्यों का पालन किया जाए। हर नियम के पीछे याद रखेंगे सुरक्षा, न्याय और संवैधानिक अधिकारों का संतुलन होता है। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 43 पर, गिरफ्तारी के नियम और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान समझेंगे। गिरफ्तारी के नियम क्या है, रूल्स क्या है महिलाओं को अरेस्ट करने के, तो शारीरिक स्पर्श या रोकथाम आवश्यक होती है। गिरफ्तारी का मतलब तो यही है। महिलाओं के लिए केवल मौखिक रोक, जब प्रतिरोध हो तो बल का प्रयोग किया जा सकता है। गंभीर अपराधियों के लिए हथकड़ी लगाई जाती है। मृत्यु दंड केवल उन अपराधों के लिए संभव है जिनमें यह निर्धारित हो। महिलाओं के लिए क्या विशेष नियम है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता सिवाय विशेष स्पेशल परमिशन के। यह नियम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सेक्शन 44 को समझेंगे, तलाशी और परिसर में प्रवेश के नियम। तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकती है और आवश्यक होने पर दरवाजे तोड़ सकती है, जैसे CID में दरवाजा तोड़ता। अच्छा, तलाशी के दौरान महिला सदस्यों को नोटिस दिया जाता है ताकि उनकी गोपनीयता का सम्मान हो सके। सेक्शन 44 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 45 से 46 समझेंगे, अपराधी की पीछा और नियंत्रण के नियम। देखिए, पुलिस अधिकारी अपराधी का पीछा भारत के किसी भी राज्य में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में पकड़ने के लिए जाती है ताकि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। अपराधी को भागने से रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम शारीरिक नियंत्रण ही किया जाना चाहिए, जिससे अत्यधिक बल प्रयोग से बचा जा सके। देखें क्या लिखा है, अपराधी को भागने से रोकने के लिए जितना आवश्यक न्यूनतम शारीरिक नियंत्रण ही किया जाए, मतलब जितनी मार पिटाई की जरूरत है, कुल मिलाकर ये समझे उतना ही कचरे, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 47 to 48, गिरफ्तारी की सूचना और परिवार को सूचित करना। देखे, पुलिस को आरोप और गिरफ्तारी के कारण अभियुक्त को स्पष्ट रूप से बताने होते हैं। आखिर किसी को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उस पर क्या आरोप है, ये सारी चीजें उसको जानने का तो हक है, उसका भी तो फंडामेंटल राइट है। तथा उसे ये भी बताना होगा, जमानत के अधिकारों की जानकारी भी देनी होती है। अब देखिए, सेक्शन 47 गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। सेक्शन 48 कहता है परिवार को सूचना। निर्धारित रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है और इसका रिकॉर्ड रखना कानूनन अनिवार्य है। अब समझेंगे सेक्शन 49 एंड 50, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी और हथियार जब्त करना। कोई किसी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है ना, तो अपराधी की तलाशी ली गई और अवैध वस्तुओं की जब्ती की जाती है, लेकिन कपड़े नहीं। तलाशी की रसीद देना अनिवार्य होता है। ये पूरा का पूरा इसको मेंटेन किया जाता है रजिस्टर में, क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ। जब्त किए गए हथियार संबंधित न्यायालय को सौंप दिए जाते हैं, जिससे सबूत सुरक्षित रखे। अब समझेंगे सेक्शन 51 to 53, चिकित्सा परीक्षण और उनका अधिकार में महत्व। देखिए, जैसे इसमें क्या है, प्रूफ के लिए परीक्षण। प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए DNA टेस्ट से सबूत जुटाना, DNA टेस्ट के लिए ले गए हॉस्पिटल में, है ना। यौन अपराध के केस में क्या करते हैं, पूरी मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। पीड़ित या आरोपी के शरीर में चोटों का परीक्षण किया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल समझेंगे, महिलाओं के लिए विशेष नियम क्यों, पुलिस शक्ति और निजता का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, शारीरिक नियंत्रण सीमित क्यों है, सूचना देना, परिवार को सूचित करना क्यों आवश्यक है,
ये सवाल का जवाब आप स्वयं ढूंढें। अब आते हैं आगे सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 62 तक को समझेंगे। गिरफ्तारी और पहचान के नियम, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 54 पर। तो पहचान की प्रक्रिया केवल न्यायालय के आदेश से की जा सकती है। पहली चीज तो पहचान की प्रक्रिया है जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, न्यायालय के आदेश से ही की जा सकती है। यह नियम न्याय सुनिश्चित करने के लिए है ताकि गलत पहचान से बचा जा सके, जिसे आप TIP भी कहते हैं। अब विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष पहचान प्रक्रिया होती है जो उनकी सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखती है। अब गवाह आरोपी की पहचान करता है। सवाल है कोर्ट शामिल क्यों करें? यह प्रक्रिया निष्पक्षता और सत्यापन के लिए जरूरी है, इसलिए इसमें कोर्ट को शामिल करना जरूरी है। सेक्शन 55 को समझेंगे। अधीनस्थ गिरफ्तारी, लिखित आदेश की आवश्यकता। देखें, वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित आदेश से ही अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तारी कर सकता है। आपको पहले आपके सीनियर ऑफिसर की परमिशन के बाद ही कोई जूनियर गिरफ्तारी करेगा। इसके लिए आपको बाकायदा एक रिटर्न ऑर्डर लगेगा। ये नहीं कि आप सीधे मुंह उठाए किसी को भी गिरफ्तार करने चले गए, पहले आपको अपने सीनियर की परमिशन लगेगी। इंस्पेक्टर द्वारा कांस्टेबल को ऐसे लिखित आदेश प्रदान करना कि जाओ फलाने फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करके लो। अब लिखित आदेश क्यों जरूरी है? ये दायित्व जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, सीधी बात है। अब समझेंगे धारा 50 से 60, गिरफ्तारी के बाद देखभाल और रिहाई। धारा 56 क्या कहती है? स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य सुरक्षा की, अरेस्ट किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक, ये पुलिस का कर्तव्य है। अब धारा 57 से 60 को समझेंगे। आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। भाई आप थाने में ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा रखेंगे नहीं। धारा 58 के तहत बिना आदेश 24 घंटे से अधिक ठहराने पर रोक है। 24 घंटे से ज्यादा अगर रोकना है तो आपको कोर्ट का मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। जो भी जिसको भी अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट को उसकी इंफॉर्मेशन देना है। जमानत या बॉन्ड पर रिहाई की प्रक्रिया, तो ये सेक्शन 57 से 60 तक में बात की गई है। प्रश्न ये है कि 24 घंटे की सीमा क्यों? तो समझेंगे 24 घंटे की सीमा क्यों है। यह स्वतंत्रता का अधिकार और दुरुपयोग को रोकने के लिए है। भाई किसी को गिरफ्तार करने का मतलब कहीं ना कहीं है ना कि आपने उसके फंडामेंटल राइट को बांध के रख दिया। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार और दुरुपयोग को रोकने के लिए। धारा 61 क्या कहती है? भागे हुए आरोपी की पुनः गिरफ्तारी। तो भगोड़ा है, मान लीजिए भागे हुए आरोपी का देश भर में पीछा करके पुनः गिरफ्तारी की जाती है। भागने वाले को न्याय के दायरे में लाना सुनिश्चित होता है, जिससे अपराध पर नियंत्रण रहता है। जब भारत में पूरी तरह पीछा क्यों? अपराध को किसी भी सीमा से परे नहीं छोड़ा जाता, इस वजह से भारत में पूरी तरह पीछा करके लाया जाएगा। 62 समझते हैं गिरफ्तारी की कानूनी शर्तें और नियम। सबसे पहले BNSS नियम। गिरफ्तारी करते समय BNSS याद रखेंगे, गिरफ्तारी करते समय बीटिंग, नॉइस, सीन, सीजर नियमों का कड़ाई से पालन करें। BNSS से याद करेंगे क्या है? बीटिंग, नॉइस, सीन, सीजर। गलत गिरफ्तारी की चुनौती, अनुचित गिरफ्तारी कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती। नियमों का पालन न्याय, मानवाधिकार, वैधता सुनिश्चित करता है। ठीक है, मुख्य सबक, नियमों का सख्ती से पालन, नागरिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, छात्रों के लिए शक्ति और अधिकारों के बीच संतुलन समझना आवश्यक, आम जनता के लिए अपने अधिकारों जैसे जमानत, वकील से संपर्क को जानना और समझना आवश्यक।